ओके सो अब बारी है बर्ड आई व्यू ओवरव्यू सीरीज में ऑडिट का चैप्टर नंबर 4 यानी कि ऑडिट एविडेंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं, ऑडिट के एविडेंस के बारे में शुरुआत करते हैं। क्या है भाई ऑडिटिंग? ऑडिट एविडेंस सबसे पहले तो ऐसे नंबर कौन सा होता है ऑडिट एविडेंस का? ऐसे 500, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक है, एविडेंस सही है 500 रुपये में दिला देता हूँ, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन, ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट कंक्लूजन and form an opinion on financial statement. It includes both information from accounting records, other supporting informations. ऑडिटिंग में हम कंक्लूजन ओपिनियन फॉर्म करें, उसको ओपिनियन बनाने के लिए हमें क्या लगता है? ऑडिट एविडेंस लगता है। और ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। ठीक है लाला। उसके बाद क्या है, टाइप क्या है ऑडिट एविडेंस की? तो बाय नेचर विजुअल एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट्स, ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट करो तुमको विजुअल एविडेंस मिल जाएगा। ओरल एविडेंस, डिस्कशन कर लो मैनेजमेंट के साथ, तुमको ओरल एविडेंस मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं ऑडिट एविडेंस के? ऑडिट एविडेंस कहाँ है, सोर्स कहाँ है? तो यहाँ है, इंटरनल एविडेंस भी है और एक्सटर्नल एविडेंस भी है। इंटरनल एविडेंस में क्या है? ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट जो इश्यू करती है हमारी एंटिटी, हमारा जो क्लाइंट वाली एंटिटी है वो जो इश्यू करती है, उसके इंटरनल एविडेंस भी ऑडिट एविडेंस में काउंट होते हैं। और एक्सटर्नल एविडेंस में क्या क्या चीज़ें होती है? प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, एविडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, सप्लायर कंफर्मेशन, बैंक सर्टिफिकेट्स। अगर हम बोले कि भाई ये कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने प्लेज की है, कौन से बैंक के पास है, उसका भाई हमें कंफर्मेशन चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उससे रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो है, ये सारी जो कंफर्मेशन है, ये जो एक्सटर्नल एविडेंसेस है वो हमें थर्ड पार्टी देती है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एविडेंस के? तो सबसे पहले तो एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो सबसे पहली क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडिट एविडेंस की? वो है sufficiency, refers that the quantity of the evidence, a higher risk of material misstatement demands more evidence. अगर मेरे पे रिस्क ज़्यादा है तो मेरे पे एविडेंस भी ज़्यादा लगेगा ना भाऊ। उसके बाद क्या है? अप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अप्रोप्रिएट में क्या आता है? रिफर्स द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस डिटरमाइंड बाय रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तुम्हारा जो ऑडिट एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और सफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? रेलेवेंस का मतलब क्या है? लॉजिकल कनेक्शन टू द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एजर्शंस। अरे भाई मेरे को ये क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं, इससे लगता वड़कते का है कि नहीं, मतलब कुछ तो कनेक्शन है कि नहीं। अगर मैं भाई यहाँ पे सेल्स वाला चीज़ें चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अब तो अचानक मेरे को लोन वाला दिखा रहा है, अरे भाई सेल्स में कहाँ से लोन आया मेरे भाई? कुछ तो कनेक्शन वाली चीज़ें दिखा ऑडिट का वो। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी, जहाँ से तू लेके आया, अगर विजय माल्या आके बोलता है कि भाई देख लो मैंने इतनी इतनी सिक्योरिटीज़ प्लेज की है और इन जो क्रेडिटर्स हैं उनको मैंने पैसा दे दिया है, तो अपन शक तो करेंगे कि भाई एक मिनट, तेरा जो ये डेटा का सोर्स है ना, डेटा का, वो मेरे को जम नहीं रहा है, वो मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है, मैं उस पर रिलाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को उस पर भरोसा नहीं आ रहा है। तो रिलायबिलिटी भी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एविडेंस कलेक्शन। इंस्पेक्शन करो डॉक्यूमेंट्स एंड एसेट्स का, ऑब्जर्व करो कि प्रोसेस और कंट्रोल बराबर से हुई है कि नहीं। उसके बाद रिकैलकुलेशन भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स है। ठीक है, ये सारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके मंगवा लो या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर कर ले। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी तो बेस्ट ही है, लेकिन इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यू रिमेंबर दैट, वेरी गुड, शाबाश, सब आता है। उसके बाद क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का काम अपन यूज करेंगे, लेकिन उसका ऐसे नंबर भी याद करेंगे। क्या है ऐसे नंबर? ऐसे 610, 610, 610। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसके लिए कुछ ऐसा गोठवेंगे। ठीक है, आगे आगे पढ़ते पढ़ते, हाँ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610।
उसके बाद उसमें क्या है, डेफिनेशन, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस इवेल्युएट एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। वो इवेल्युएट करती है और इम्प्रूव करती है क्या, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मतलब एंटिटी भी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके बोलते हैं कि भाई तू इंटरनल कंट्रोल सब चेक कर, हमारा रिस्क मैनेजमेंट ना संभाल तू, ठीक है। वो इंटरनल ऑडिटर काम करता है ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है कि डिटरमाइन द एरियाज वेयर इंटरनल ऑडिटर वर्क कैन बी यूज्ड। मतलब अगर कोई की इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है, कोई क्रिटिकल एरियाज है जिसमें मुझे ज़्यादा ऑडिटर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगना है, अरे ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम खुद ही इन्वॉल्व होंगे। उसका काम, वो ऐसे क्रिटिकल एरियाज का काम इंटरनल ऑडिटर को नहीं देंगे, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल जजमेंट लगता है और हमारी साइन जाने वाली है। तो अगर वो झूठा झूठा कुछ भी काम कर लेगा तो भाई भराएंगे तो हम। इसलिए ऐसे रिस्की एरियाज में अपन इंटरनल ऑडिटर को नहीं जाने देंगे कि ये आगोगस हूँ काम करीस भाई, आमा तू ना पढ़, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर को क्या ऐसा छोटा मोटा काम करने को दे देंगे ताकि अपना उतना वर्कलोड कम हो। एसेस ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब जो तुम काम दे रहे हो इंटरनल ऑडिटर को, वो काम करने के लिए वो बंदा कॉम्पिटेंट की है नहीं, उसको इतनी भी अकल है कि नहीं, वो भी चेक कर लो तुम। उसके बाद क्या है, यूज इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर टेस्टिंग कंट्रोल्स और परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। हाँ, उसको ये बता दो इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि देखो उसका काम भी इंटरनल कंट्रोल पे तो है ही, और उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको ज़्यादा वैसा काम दे दो। तुम चेकिंग वगैरह करना, लेकिन उसको वैसा काम करने पे भेज दो। उसके बाद की फैक्टर्स फॉर इवेल्युएशन, इवेल्युएट क्या, कौन से फैक्टर्स पे करेंगे अपन, ऑब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। उसको बोल दो कि भाई देख इंटरनल ऑडिटर, मैं तेरा काम इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो भाई तू कोई भी ऐसा बायसगिरी नहीं करेगा कि भाई मैं तो मैनेजमेंट का बंदा हूँ ना, तो मैनेजमेंट के हित में ही सब कुछ सुनाऊंगा, नहीं, ठीक है, अभी तू मेरा बंदा है अभी, ठीक है। हाँ, और मैनेजर को भी बोल देने कि बेटे देख, इंटरनल ऑडिटर का काम मेरे को इस्तेमाल करने का है, तो तू अपना ऐसा कोई ऐसा इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं करेगा जिससे उसका रिपोर्ट जो है वो बायसनेस आए, ठीक है। कॉम्पिटेंस, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, उतना ऐसा नया नसड़िया नहीं है ना बंदा, मतलब उसको ऐसा कोई क्या बोलते हैं यार, एकदम फ्रेशर नहीं है ना वो, ऐसा उसके उस जो काम दिया है वो उतना काम कर पाए, उतना तो एक्सपीरियंस है वो बंदा, उतने में उसमें उतनी तो स्किल्स है वो, उतना तो कॉम्पिटेंट है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक अप्रोच, यूज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल्स। उसको भी क्वालिटी में काम, क्वालिटी वाला काम करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल्स के हिसाब से, और तो और उसने भी जो जो काम किया उसका भी डॉक्यूमेंटेशन उसको मैंडेटरी, वो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स। फिर कोलैबोरेशन, एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर मस्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड शेयर फाइंडिंग्स टू ऑप्टिमाइज ऑडिट एफिशिएंसी। अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, अब इंटरनल ऑडिटर को जो मैंने काम दिया ना उसके रिलेटेड मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो इन्फॉर्मेशन का मैं आचार नहीं डालूंगा, वो इन्फॉर्मेशन ना इंटरनल ऑडिटर को भी दूंगा कि भाई देखना ये तेरे रिलेटेड जो है ना, ये तेरे फील्ड का रिलेटेड मेरे को कुछ मिला, ये ले पकड़ देख लेना, तेरे को कुछ काम में आए तो, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का परस्पर। उसके बाद ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट सैम्पलिंग वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऐसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, ऐसे 530, क्यों, क्योंकि अपन ऑडिट एविडेंस कहाँ से लेंगे, ऐसा मुफ्त में कुछ भी उपाड़ेंगे, हाँ, लेकिन वो कुछ भी कैसे उपाड़ेंगे, ऑडिट सैम्पलिंग करके, हाँ। Definition: the audit sampling involves testing less than 100% of a population to draw conclusion about the whole। मतलब ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, तुम 100% पॉपुलेशन नहीं करते हो, अगर 99% भी तुमने चेक किया ना तो वो भी तुमने क्या किया, सैम्पलिंग किया। और उसमें भी वो सैम्पलिंग करके भी तुम क्या बोल रहे हो कि इतना इतना चेक किया है, मैं इस हिसाब से, इस प्रोसीजर, इस सैंपल पे मैंने जो चेक किया ना उस हिसाब से मैं पूरी पॉपुलेशन पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस देने का कि पॉपुलेशन जो है ना वो सैंपल पे बेस ही है, ऐसा नहीं है कि भाई सैंपल कुछ और बोल रहा है और पॉपुलेशन कुछ और बोल रही है, इतना इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट,
टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग वाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी, ऐसा तुम्हारा टाइम और से बचत करो, टाइम की और पैसे की दोनों की, लेकिन वो बचत करने के में इतनी कंजूसाई नहीं करने की भाई कि तुम्हारी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए ऑडिट की वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है अपने को। अब मैं ऐसा ऐसा फनी वाला टोन इसलिए वापर रहा हूँ ना ताकि तुम इतना अटेंटिव रहो थोड़ा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि इतना सारा पढ़ने का है अभी मेरे को। हाँ भाई, हाँ अभी कंटिन्यू बैक टू टॉपिक। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कितने टाइप्स के सैम्पलिंग होते हैं, और मेनली उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है ना वहाँ पे लिखे बहुत सारे टाइप के होते हैं, वैसे तो वो मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट है वो भी। ऐसा पेपर इजी बनाना हुआ ना कैसा दे देंगे इतने केस स्टडी वगैरह कुछ ऐसा, एक एक सिंगल एक दो लाइन में वो क्वेश्चंस दे देंगे और बोलेंगे कि भाई बताओ कि ये केस में ना कौन कौन सा सैम्पलिंग लगा है, कौन कौन सा टाइप का सैम्पलिंग लगा है, इतना मुफ्त का मार्क मिल रहा है तो ले लेना लाला, पढ़ ले। Statistical sampling uses random selections and probability theory. Non-statistical sampling based on auditor's judgment. Sorry. Sampling techniques 100% examination suitable फॉर हाई वैल्यू और हाई रिस्क आइटम्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पैसे वाली बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू रखने वाली चीज़ें है तो उसका तो 100% हम एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक आइटम्स का सिलेक्शन करेंगे, जो जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स है, फोकस ऑन अनयूजुअल और की आइटम जो जो है उन पे हम स्पेसिफिक फोकस करके उसका तो एग्जामिनेशन करेंगे ही। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग एंश्योर्स ऑल आइटम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सैम्पलिंग में स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, उसमें क्या क्या है, इन्वेंट्री, स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, बड़ा मस्त केस स्टडी बता देते हैं। इन्वेंट्री है उनमें से एक, ये सितंबर 25 में पूछा था 99%, एक क्वेश्चन था ऐसा ऐसे स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाला। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वाला ही था वो एक्चुअली, इसीलिए याद आया मेरे को। ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक काउंट्स, verification of valuation rights and obligations, litigation and claims, assess logical confirmation and management's representation, verify recognition and disclosure requirements, segment information, ensures accuracy and completeness of disclosures। external confirmation क्या क्या है, definition, external confirmation is a definition obtained directly from third parties in response to auditors request। ऑडिटर ने रिक्वेस्ट की भाई थर्ड पार्टी मेरे को ये चीज़ लिख के दो ना, तो वो थर्ड पार्टी दे रही है ना लिख के, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलेंगे। 505 में आता है ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कंफर्मेशन भी हो सकता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं कि भाई रिक्वायर रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एग्रीमेंट, भाई अगर तू एग्री करता है कि नहीं करता है मेरे को हाँ या ना वैसा तू बोल, तो अपन क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव कंफर्मेशन किया। अगर ऐसा बोला कि अगर अगर तेरा जवाब ना में ही हो तो ही तू मेरे को बताना, अगर मतलब मैंने तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया है, अगर तू नहीं मानती तो ही तू मेरे को मना बोलना, अगर तू मानती है ना तो तुम कुछ मत कहना, तुम खाली मुस्कुरा देना। तो ऐसा कौन सा वो है कंफर्मेशन, तो नेगेटिव कंफर्मेशन है ये, कि अगर खाली वो हंस दी ना है कैसी कैसी बातें करता है वैसा बोल दी के वैसा मन में बोलते बोलते भी ऐसी ना, तो तुम क्या बोलोगे, इसकी तो हाँ है मतलब मेरी शादी पक्की हो गई लेकिन नहीं हुआ भाई, उसका वो कंफर्मेशन था ही नहीं, तो इसमें कैसा ऐसा कंफ्यूजन हुआ ना। तो नेगेटिव कंफर्मेशन में कंफ्यूजन होने की चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम क्या प्रीफर करेंगे, पॉजिटिव कंफर्मेशन, कि अगर तुम मेरे को मानती हो या नहीं मानती हो अपना बॉयफ्रेंड मेरे को बताना। तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव कंफर्मेशन हुआ। पर्पस क्या है, वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस एंड टर्म एग्रीमेंट्स, डिटेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ कंडीशंस लाइक साइड एग्रीमेंट्स। वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस एंड टर्म एग्रीमेंट्स, चेक करो अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, मतलब अकाउंट में कितना बैलेंस है, कब कब कितना कितना बैलेंस है वो सब, और टर्म एग्रीमेंट्स भी। उसके बाद डिटेक्ट द एब्सेंस ऑफ कंडीशंस लाइक साइड एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट्स नहीं है तो उसका एब्सेंस भी तुम चेक करो कि है कि नहीं है।
इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए. सफिशिएंट reduces the risk of material misstatement and appropriate evidence ensures the quality and reliability of the evidence. फैक्टर्स अफेक्टिंग जजमेंट मटेरियलिटी हो सकती है तो हायर मटेरियलिटी रिड्यूसेस द नीड फॉर एविडेंस. गलत है ये थोड़ा. मटेरियलिटी है अगर ज़्यादा तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लगेंगे. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर है तो तुम्हें ऑडिट एविडेंस भी कितना लेना पड़ेगा, हायर लेना पड़ेगा. पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स लार्जर एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन नीड लार्जर सैम्पलिंग्स. अगर हेट्रोजीनियस है मतलब अलग अलग टाइप के हमारे ऑब्जर्वेशन से अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग टाइप की हेट्रोजीनियस है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट सैंपल्स लेने पड़ेंगे. और हाँ, मटेरियलिटी में ना हायर मटेरियलिटी रिड्यूसेस द नीड फॉर एविडेंस. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल है वो चीज़ तो उसका तो हम एविडेंस लेंगे ही, ठीक है. और वो ज़्यादा मटेरियल वाली चीज़ें कैसी होगी, कम होगी. तो इसीलिए हम कम एविडेंस लेने वाले हैं. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है तो भाई तुम चेक करो, ज़्यादा तुम्हारा ऑडिट एविडेंस वापरेगा. लेकिन अगर मटेरियलिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है तो रिड्यूस इज द नीड ऑफ एविडेंस. ये फिर से एक बार मॉड्यूल से चेक करना, ठीक है. मटेरियलिटी अगर है तो ऑडिट एविडेंस कैसा लगेगा. उसके बाद रिजॉल्विंग inconsistencies investigate when evidence from different source is inconsistent. एडजस्ट प्रोसीजर्स इफ एविडेंस इज अनरिलायबल. अगर अनरिलायबल है तो भाई रहने दो और इन्वेस्टिगेट करो कि जहाँ से ये ऑडिट एविडेंस मिला वो सोर्स जो है वो रिलायबल है कि नहीं, वो भरोसेमंद है कि नहीं. यहाँ पे ये चैप्टर अभी के लिए ख़त्म होता है. मॉड्यूल से एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. और कुछ जितने बहुत से लंबे टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो भी यहाँ पे छूटे हैं. तो अभी अच्छे से पढ़ने लायक हो गए हो, जाओ जाके पढ़ो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव.